आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ टॉक्सिकेंट और जो सेकंड है वो है बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू टॉक्सिकेंट। अब जो बायोकेमिकल और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं दे आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज में हम लोग जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, बायोकेमिकल्स एजेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की रेट को देखते हैं कि टॉक्सिकेंट के कॉन्सिक्वेंस में किस तरह से उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर्स का रेट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास बिहेवियर चेंज आता है। हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स की केमिकल ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो उसका लेवल डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा तो बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बात करें, हमारे पास सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन और गाबा जो है यहाँ पर ये हमें बताया गया है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इनका जो फंक्शन है वो है लोकोमोशन में, एग्रेशन में, स्कूलिंग और फीडिंग बिहेवियर में ये इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो है वो हमें हैवी मेटल मर्करी के बारे में बताया गया है। जब इस टॉक्सिकेंट को अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो म्यूलेट फिश है उसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल हो जाता है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि जब मर्करी है वो रिड्यूस करती है सेरोटोनिन लेवल इन ब्रेन ऑफ तिलापिया, और मर्करी माइट इनहिबिट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथैलेमिक सेरोटोनर्जिक सिस्टम। जो सेरोटोनर्जिक सिस्टम है हाइपोथैलेमस का, ये उसको अफेक्ट करके मर्करी जो सेरोटोनिन का लेवल है उसको डिक्रीज़ कर देती है, और हमने देखा उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है वो बिहेवियरल चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कैट फिश जो है उसमें जो है जब उसको लेड उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, नेक्स्ट हैवी मेटल जो है वो हमारे पास टॉक्सिकेंट वो लेड है। लेड जो है वो सबसे पहले तो गामा जो है हमारे पास गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाबा, वो इसके लेवल को डिक्रीज़ कर देती है। और हमने पीछे देखा था कि मर्करी जो है वो सेरोटोनिन के लेवल को डिक्रीज़ कर रही थी, बट जो लेड है वो सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करती है, और इसके लेवल को इंक्रीज़ करके ये फैट हेड मिनो में फीडिंग टाइम को जो है वो बढ़ा देती है। अब देखें यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ अ बायोकेमिकल एजेंट, उसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास बायोकेमिकल रिस्पॉन्स भी है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पर फीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी है। दोनों जो हैं वो रिस्पॉन्सेज टॉक्सिकेंट लेड की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल ऑल्टर ब्रेन लेवल ऑफ डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन एंड अफेक्ट लोकोमोटर एक्टिविटी इन किलीफिश। तो यहाँ पर इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल की चेंज होने की वजह से बिहेवियर का जो अफेक्ट आ रहा है वो ये है कि इसमें लोकोमोशन जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, टॉक्सिकेंट्स के अप्लाई होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एंडोक्राइन डिसरप्टर। हमें पता है कि हार्मोन जो हैं, फर्स्टली आपको एंडोक्राइन डिसरप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हार्मोन जो है वो एक पाथवे में प्रोड्यूस होते हैं। जब हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले वहाँ पर रिसेप्टर अटैच होता है, जो कि नेक्स्ट जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको प्रीसीड करता है। अब एंडोक्राइन डिसरप्शन में क्या होता है कि उस रिसेप्टर पर बजाय इसके कि जो केमिकल एजेंट, जिसने रियल एक केमिकल एजेंट है जो कि उस प्रोसेस को प्रोसीड करवा रहा है, जैसे कि हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है वो एक रिसेप्टर पर अटैच होगा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या होता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन में कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो रिसेप्टर पर आकर अटैच हो जाता है और हार्मोन की प्रोडक्शन को जो है वो अफेक्ट करता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देता है। तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्शन। अब हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो था वो लेवल चेंज हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ़िश में हार्मोन का लेवल चेंज होता है एंडोक्राइन डिसरप्शन की वजह से। अब यहाँ पर हम थायराइड हार्मोन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो थायराइड का लेवल जो है वो चेंज होता है ऑल्टरिंग हार्मोन सिंथेसिस,
केमिकल्स कैन इंटरफेयर विद थायराइड इन वेरियस वेज, किस तरह से वो इंटरफेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो ऑल्टर कर सकते हैं हार्मोन की सिंथेसिस को, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बाइंडिंग टू रिसेप्टर साइट, जैसा कि एंडोक्राइन डिसेप्शन में हमने भी डिस्कस किया कि वो रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाएंगे, टॉक्सिकेंट जो हैं वो रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाएंगे और मिसलीड करेंगे प्रोसेस को। ऑल्टरिंग थायराइड हार्मोन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सच एज डीआयोडीनेजेस, हमें पता है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है वो T3 होती है, लेकिन T4 जो है वो डी आयोडीनेशन के प्रोसेस से, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोसेस होता किस तरह से है। ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड फॉलिकल्स पर आकर अटैच होता है। यहाँ पर टायरोसिन हमारे पास अमाइनो एसिड होता है जो कि आयोडीन के साथ मिलता है, तो हमारे पास T4 पहले बनता है। अब T4 में जो है वो उसकी डी आयोडीनेशन होती है, एक आयोडीन मॉलिक्यूल को वहाँ से रिमूव किया जाता है, तो हमारे पास T3 बन जाता है विच इज़ द एक्टिव फॉर्म। सारा जो फंक्शन है वो T3 ही जो है वो मेजरली अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इस पॉइंट में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि किस तरह से ऑल्टरिंग थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबोलाइजिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑल्टरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन इन दी ब्लड प्लाज्मा। अब थायराइड हार्मोन जो है उसको अपना फंक्शन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में जाकर जो है वो प्ले करना है, तो उसके ट्रांसपोर्ट को भी ये केमिकल्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपका जो है वो एंडोक्राइन डिसरप्शन को लेकर आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एंडोक्राइन डिसरप्शन जब आती है तो हार्मोन का जो लेवल है वो चेंज होता है। अब हम यहाँ पर हमें एग्जांपल बताया गया है एग्जांपल के ज़रिए कि ग्रेट लेक्स में इनलार्ज फॉलिकल्स थी। ठीक है, इनलार्ज थायराइड फॉलिकल्स थी, लेकिन अब मसला ये था कि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि इनलार्ज थायराइड फॉलिकल्स जो हैं वो तब होती हैं जब हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब वहाँ पर केस ये था कि आयोडीन डेफिशिएंसी भी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि जो था वहाँ पर इनलार्ज थायराइड फॉलिकल्स थी? द रीज़न वॉज दैट कि जो T4 था वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, मतलब डीआयोडीनेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा था। उसकी वजह से उन फिशेस में इनलार्ज थायराइड फॉलिकल्स मौजूद थे, जिसको गोइटर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर हमें स्लाइड में न्यूरोट्रांसमीटर इन फंडलस हेट्रोक्लाइटस, ये एक फ़िश है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल को पहले देख लेते हैं, बाद में हम फर्दर थायराइड हार्मोन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थी पुअर प्रे कैप्चर एबिलिटी एंड रिड्यूस जर्नल एक्टिविटी लेवल ऑफ फिश वर को रिलेटेड विद लोअर्ड ब्रेन लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। अब इस फिश में जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज़ होता है तो उसकी कैप्चरिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर भी बायोकेमिकल एजेंट जो है वो पहला बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देख रहे हैं हम टॉक्सिकेंट का कि सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है, और सेकंड रिस्पॉन्स हम बिहेवियर रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि किस तरह से प्रे कैप्चरेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फर्दर वर्किंग इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेशन ऑफ सेरोटोनिन लेवल इंडिकेटेड दैट level of brain serotonin were indeed directly related to activity level of the fish। अब एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि जो सेरोटोनिन था उसका एक्टिविटी लेवल ऑफ फिश, उससे ये डायरेक्टली रिलेटेड है सेरोटोनिन। ऑब्वियसली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फ़िश की एक्टिविटी में जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमारे जो डिफरेंट नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस हैं उनकी ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, तो सेम केस वही यहाँ पर भी है। अब होता क्या कि बेस लाइन एक्टिविटी लेवल फिश वर मेजर्ड, देन फिश फ्रॉम ईच पॉपुलेशन वर इंजेक्टेड विद, हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया कि सेरोटोनिन सिंथेसिस इनहिबिटर, हमने सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए एक इनहिबिटर था, इनहिबिटर विच इज़ नेम्ड पैराक्लोरोफेनाइल एलानिन, इसको हमने क्या किया, इंजेक्ट किया। अब हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं।
जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और सेरोटोनिन सिंथेसिस इनहिबिटर को इंजेक्ट कर दिया फ़िश के अंदर, तो हुआ क्या, विच इंटरफेयर्स, विच मींस ये जो सिंथेसिस इनहिबिटर को हमने किया था उसने क्या किया, वो इंटरफेयर करता है विद द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन बाय कंपीटिंग विद इट्स प्रीकर्सर। जो सेरोटोनिन का प्रीकर्सर अमाइनो एसिड है जो इसको बना रहा है वो ट्रिप्टोफन है, ठीक है। और इसका जो एंजाइम है इसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व वो ट्रिप्टोफन हाइड्रोक्सीलेज है। अब यहाँ पर जो हमने सेरोटोनिन सिंथेसिस इनहिबिटर को ऐड किया है वो क्या कर रहा है कि वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को कम करवा रहा है। वो किस तरह से कम करवा रहा है, वो compete कर रहा है उसके प्रीकर्सर अमाइनो एसिड के साथ और उसके एंजाइम के साथ, और उसकी प्रोडक्शन को कम करवा रहा है। बेसलाइन एक्टिविटी लेवल वर measured at various intervals after the injection. Significantly lower spontaneous activity was generally seen in the experimental fish relative to control for several days after injection. तो वो इंजेक्शन जो हमने फ़िश को दिया है उसके बाद हमने क्या नोट किया कि लोअर स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी थी फ़िश में। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो है वो ये बात साबित हो गई कि सेरोटोनिन लेवल के जो है वो कम होने की वजह से, जो इनहिबिटर हमने दिया था उसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल कम हुआ है। तो इससे बात साबित हो गई कि जो फ़िश की एक्टिविटी है वो सेरोटोनिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी और उसके कम होने की वजह से उसकी एक्टिविटी भी लो हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे वो हम डिस्कस करेंगे डिस्पाइट दी एलिवेटेड बॉडी बर्डन ऑफ मर्करी। उसने हमें यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि अगर मर्करी जो है वो अडल्ट में हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ट्रांसफ़र हो एग्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड स्टेटस इन फंडलस हेट्रोक्लाइटिस। थायराइड स्टेटस, जो कि हम थायराइड की पहले भी बात कर रहे थे कि थायराइड जो है वो किस तरह से उसकी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है केमिकल की वजह से। हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि एंडोक्राइन डिसरप्शन की वजह से उसकी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पर उसका स्टेटस देखते हैं, फंडुलस हेट्रोक्लाइटिस, इसी फिश में हम लोग इसका स्टेटस देखते हैं। तो सबसे पहले स्लगिश बिहेवियर इन द फिश प्रोमोटेड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद जनरल एक्टिविटी लेवल इन वर्टिब्रेट्स। अब हमने जो है वो थायराइड का जो है वो ह्यूमंस में या वर्टिब्रेट्स में भी पढ़ा हुआ है कि थायराइड फॉलिकल्स जो हैं इसमें से जब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये गर्टर में इनलार्ज भी हो जाती हैं, तो हमने फर्दर थायराइड में जो है वो दो टाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अब जो है वो इन्होंने यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि जो T4 है उसका लेवल हाई होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास T3 का लेवल जो है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट कि T3 का लेवल उस वक्त कम होगा जब हमारे पास डी आयोडीनेज एंजाइम जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। और यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस भी किया है कि 5 मोनो डी आयोडीनेज एंजाइम ये अफेक्ट होता है पोल्यूटेंट की वजह से, जिसकी वजह से T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाती और हमारे पास जो है वो हार्मोन जो है वो इनफ अमाउंट में नहीं होता। अब फिशेस में थायराइड हार्मोन जिस तरह वर्टिब्रेट्स में हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, इसी तरह फिशेस में भी होता है। तो ये तो एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है ना उसके कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होने का। अब क्वेश्चन ये है कि उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो जब हाइपरथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पैदा हो रहा होगा तो उसमें ये होता है कि जो फ़िश का बिहेवियर है, फ़िश बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और ये उसके जो है वो कॉमन बिहेवियर नोट किया गया है फ़िश में। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, फ़िश बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाती है। दैट वॉज ऑल अबाउट दी थायराइड हार्मोन चेंजिंग अफेक्ट्स ऑन फिश। हमने बायोकेमिकल और बिहेवियरल दोनों लेवल्स को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो बताया इस लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया है, वी डोंट येट नो द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑल्टर्ड थायराइड स्टेटस एंड दी ऑल्टर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का चेंज हो रहे हैं हमने देखा है, सारे लेक्चर में ये चीज़ें हमने डिस्कस की। और थायराइड स्टेटस जो चेंज हो रहा है, हाउ
they are related to each other, we don't know it. ठीक है, whether one cause the other, हो सकता है कि एक जो प्रॉब्लम है थायराइड स्टेटस जो है वो उसके चेंज होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो रही हैं, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दीज रिस्पॉन्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. Studies in mammals indicate a close association between altered thyroid and altered neurotransmitters. अब लास्ट में हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे थोड़े से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को हमने साथ साथ भी देखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक चार्ट की सूरत में जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है. यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम कि टॉक्सिकेंट अप्लाई करने की वजह से फ़िश के जो है वो डिफरेंट बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकते हैं. उसका चेजिंग बिहेवियर, कैचिंग बिहेवियर जो है वो स्लो हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है. हैंडलिंग का और स्वेलिंग के, ये वो बिहेवियरल प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट होते हैं फिशेस में. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बिहेवियर और केमिकल रिस्पॉन्सेज टू टॉक्सिकेंट्स. थैंक यू.